हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के मैथ बुक, ठीक है। और मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका संख्या पद्धति पूरा से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चाहे 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आज इस वीडियो में हम आपको 1.1 ही बताने वाले हैं, लेकिन जो आपको बताने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं, आपको बिल्कुल जीरो से बताने वाले हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लास्ट में कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। आप बस क्या कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। हाँ, कलम कापी लेकर बैठ जाइए। कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। वो हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे कि क्या क्या आपको नोट करना चाहिए, और कुछ बनाने के लिए भी आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपको एक बात और बता दें कि आपने अपने चैनल ज्ञानकुल स्टडीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज्ञानकुल स्टडीज चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पास जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से अपना जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, आप वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो से आपको संख्या पद्धति क्लियर हो जाता है, तो इस वीडियो को लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो भी संख्या पद्धति को अच्छे से सीख पाए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में पहले हम ये समझेंगे कि आखिर संख्या क्या है, ठीक है। संख्या आखिर है क्या? तो संख्या को सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि गणित का सबसे छोटा इकाई जो है संख्या ही है। समझ में आया? जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा इकाई होता है एबीसीडी, होता है लेटर होता है, उसी प्रकार मैथ यानी गणित का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो संख्या होती है। समझ में आया? अब एक परिभाषा और इसको समझो, संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका प्रयोग हम गिनने या फिर जिसका प्रयोग हम नापने, तौलने आदि के लिए करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है कि जिसका प्रयोग हम गिनने, नापने, तौलने आदि में प्रयोग करते हैं, उसी को हम संख्या कहते हैं। एक परिभाषा और यहां पे लिखा हुआ है कि गिनती की गणित की सबसे छोटी इकाई संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब आपको संख्या समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करते जाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो संख्या है इसका कई प्रकार है, कई तरीके से बांटा गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम समझेंगे इसमें प्रकृत संख्या को बारे में। सबसे पहले प्रकृत संख्या को समझेंगे कि प्रकृत संख्या आखिर है क्या, ठीक है। तो अगर 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट को काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिनना शुरू करते हैं। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनना शुरू करेंगे ना। तो जो गिनना शुरू किए कहां से? 1 से, तो उसी को प्रकृत संख्या बोलते हैं। यानी कि गिनती, जो भी स्टूडेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं? गिनती। तो गिनती की संख्या को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। आप समझ में आया? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कहां से स्टार्ट किया जाता है? 1 से किया जाता है कि 0 से किया जाता है? नहीं, 0 से नहीं होता है। कहां से होता है? 1 से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक गिने, अनगिनत तक भी गिनेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रकृत संख्या कहलाएगा। आई होप कि आपको प्रकृत संख्या क्लियर हो गया हो। चलिए आगे है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्या का सिंपल सा परिभाषा ये होता है कि जो प्रकृत संख्या है ना, जो 1 से स्टार्ट कर रहे थे, उसमें अगर हम 0 को जोड़ देते हैं, 0 अगर उसमें सम्मिलित कर देते हैं, तो वही संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि अब पहले गिनती स्टार्ट कहां से कर रहे थे? 1 से, लेकिन वही अगर हम 0 से शुरू करें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते गिनते हम अनगिनत तक भी गिनेंगे तो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। आई होप कि आपको पूर्ण संख्या भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जो पूर्ण संख्या है ना, उसमें ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाता है।
पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाता है। अब ऋणात्मक धनात्मक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी वो भी समझा देते हैं। देखिए, यदि कोई संख्या है और उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब कि वो संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है। और अगर कोई संख्या है और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब कि वो संख्या ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ गया? जिसके आगे प्लस का चिन्ह वो धनात्मक संख्या और जिसके आगे माइनस का चिन्ह वो ऋणात्मक संख्या। अब यहां पे देखिए, पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको, यानी कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब संख्या रेखा के बारे में आपको क्लास 7th में ही पढ़ना था, ठीक है। क्लास 7th में आपको संख्या रेखा के बारे में पढ़ना था। आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से होता है। संख्या रेखा के बीच में जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। संख्या की रेखा के बीचों बीच क्या होता है? जीरो होता है। और संख्या के रेखा के इस साइड जो संख्या होती है वो धनात्मक संख्या होती है, यानी कि जो दायां तरफ होता है वो संख्या धनात्मक संख्या होती है, और जीरो के बाएं तरफ की जो भी संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। अब धनात्मक संख्या में जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब कहिए कि भैया यहाँ पे आप प्लस लिखे थे, यहाँ पे तो प्लस नहीं लिखे हैं, 1 + 1 + 2 + 3 होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब कि वो संख्या धनात्मक संख्या है। अगर यहाँ पे हम इसको चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी संख्या धनात्मक कहलाएगी। समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 इधर जो भी होता है अनगिनत तक ये चला जाता है, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? धनात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये भी माइनस अनगिनत तक चला जाएगा, तो ये संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। अभी आपको बताए थे कि जो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से। यहां देखिए 0 0 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या आ गया, ये दोनों को मिलने से पूर्णांक संख्या बन जाती है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ये सब पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। आगे देखिए, एक पॉइंट इसमें आपको समझिए कि जो ऋणात्मक संख्या होता है ना, जो ऋणात्मक संख्या होता है वो धनात्मक संख्या से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। मतलब कि इस साइड से इस साइड बढ़ते क्रम की ओर जाता है। जैसे कि इसको से बड़ा है, जैसे -4 -3 से छोटा है, फिर -3 -2 से छोटा है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? जैसे कि अगर हम बोले, यहां पे अगर हम बोले कि इधर 3 है, ठीक है, और इधर -4 है। अब पूछे हम आपसे कि -3 बड़ा है कि सॉरी, यहां 3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है? अब बताइए कौन बड़ा है? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। समझ में आ गया? 3 बड़ा होगा। काहे कि इसके आगे धनात्मक चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है? धनात्मक संख्या है, और ये क्या है? ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। यही अगर हम 0 को रख दें, 0 यहाँ पे -2 को रख दें, अब बताइए इसमें बड़ा कौन होगा? तो आपको लगेगा कि 0 जो है, 0 तो शून्य है, इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो बड़ा -2 हो जाएगा। नहीं, -2 नहीं होगा। काहे कि पहले क्या आता है? पहले -2 आता है, उसके बाद फिर 0 आता है, इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा? 0 बड़ा हो जाएगा, -2 छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, आगे है भिन्न संख्या। क्या? भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो भिन्न संख्या वैसी संख्या जिसे हम बटा के रूप में लिखते हैं, उसी को भिन्न संख्या बोलते हैं। भिन्न संख्या में आपको कुछ ज्यादा समझाने की बात करूंगा नहीं, क्योंकि भिन्न संख्या यानी भिन्न के बारे में आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि 9/4 के रूप में लिखा रहा है, 6/6 के रूप में लिखा रहा है, बटा के रूप में लिखा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। इतना समझ में आ गया ना? चलिए, हम आगे चलते हैं। चलिए, अगला है परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या है? तो पहले एक बात आपको यहाँ पे समझना होगा, जो परिमेय संख्या है ना, वो बहुत सारी संख्याओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। परिमेय संख्या जो बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इसमें है प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये चारों संख्या मिलके परिमेय संख्या का निर्माण करता है, ठीक है। अब परिमेय संख्या का सिंपल सा परिभाषा ये होता है कि वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हम एग्जांपल देके आपको समझाएं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ऐसे हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा और ऊपर से कुछ जा रहा होगा, लेकिन पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, देखिए
अगर हम एक बोले, एग्जाम्पल में अगर लेके चले परिमेय संख्या का, तो अगर हम एक बोले, क्या एक परिमेय संख्या है? अभी हम आपको बताए थे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, इस सभी से परिमेय संख्या का निर्माण हुआ है। तो एक जो है प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या से पूर्ण परिमेय संख्या बना है, तो क्यों ना ये परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा ना। चलिए आगे आगे अगर हम बोले जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या होगा? एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जीरो है वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या से परिमेय संख्या का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो ये भी जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको और अपना मन से इसी प्रकार 10 परिमेय संख्या को लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे। एक बात यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट में कि परिमेय संख्या प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा भिन्न संख्या से मिलके बना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दे दिया है, 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं ना कि 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या दिया है 2 और 4, और इन दोनों के बीच में आपको 2 और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में आपको परिमेय संख्या खोजना है। एक पॉइंट आपको यहां पे समझना होगा, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 2 तथा 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताएं कि अनगिनत ज्ञात कर सकते हैं, जितना 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, जो भी चाहिए आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है 2, तो 2 है एक साइड, इधर 4, इन दोनों को बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 3 ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 3 को परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कितना है, 3 परिमेय संख्या ना है, तो इससे 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा ना, तो 4 को फिर बट्टा में कर देंगे 4, तो यहाँ 4/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए अब यही संख्या से दोनों में हम कर देंगे गुना। अब एक बात समझिए, अगर हम 4/4 से कोई संख्या में गुना करते हैं, तो अगर 4 से 4 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1, 1 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा आपको। चलिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो परिमेय संख्या है वो ज्ञात हो जाएगा इससे। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए इसमें हम 4/4 से गुना कर देते हैं, और इसमें भी 4 है, ठीक है, 4/4 से हम गुना कर देते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, अगला संख्या यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 के चारों, बट्टा में नीचे 4 बच जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा। इसमें देखो 4 चौ 16, और नीचे में बट्टा में 4, यानी कि 8/4 और 16/4 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 8/4 है तो यहाँ लिखेंगे 8/4 के बाद क्या आता है, 8/4 के बाद 9/4 आता है, इसके बाद फिर 10/4 आता है, इसके बाद फिर 11/4 आता है, 12/4 आता है, फिर 13/4 आता है, 14/4 आता है, 15/4 आता है, इसके बाद 16/4 आता है। तो देखिए इसमें हमको कितना करा था, 3 परिमेय संख्या। अब देखिए एक परिमेय संख्या क्या हो गया, 9/4 हो गया, 9/4 हो गया, दूसरा 10/4 हो गया, तीसरा 11/4 हो गया। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या आपने अब आपको समझ जाएगा। ट्राई करके देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला। इसमें कह रहा है 2/3 है और 4/3 है, इन दोनों के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। खुद से ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या कह रहा है कि हमको निकालना है 4 परिमेय संख्या, किसके किसके बीच, 2/3 के बीच, 2/3 और 4/3 के बीच, है ना। अब देखिए कितना निकालना है, 4 निकालना है, तो 4 से 1 बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा, 5, 5/5, यानी 5 को हमको बटा में कर देना है। समझ में आया, तो 5/5। अब यही संख्या से इसमें गुना कर देना है, तो हो जाएगा 5/5, और यहां भी गुना करेंगे 5/5। ठीक है, अब गुना करने पर कितना होगा, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, यानी 10/15 हो जाएगा ये। और इसको गुना करेंगे 5 5 चौ 20, और इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी 10/15 और 20/15 के बीच में आपको 4 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या सिंपल निकल जाएगा। यहाँ पे 10 के बाद क्या आता है, 11, तो 11/15, फिर 11 के बाद 12, तो 12/15, इसके बाद 13/15, इसके बाद फिर 14/15, ऐसे करके 15/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15, तो निकल जाएगा कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 पे हम चलते हैं, चैप्टर पे आते हैं। चलिए हम बुक ले लेते हैं। अब आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसको हम समझिए। ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं।
चलिए अब हम पहला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या क्या वहां पे पूछ रहा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं। सिंपल यही कह रहा है जो आपको परिमेय संख्या के परिभाषा में ही आपको बता दिए थे कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है, जैसे कि कोई भी संख्या है उसके बटा में एक छुपा रहता है कि नहीं रहता है, रहता ही है। तो 0 भी है, इसके नीचे भी बटा में एक छुपा रहेगा। ठीक है, अब 0 बटा 0 कर दे तो वो तो कोई संख्या बनेगा ही नहीं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो 0 के नीचे बटा में एक छुपा रहता है, और कोई भी संख्या से अगर एक में अगर भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 को कह रहा था कि क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 तो किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। तो 0 पूर्ण संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, होगा एकदम होगा। तो बस आपको यहाँ लिख देना है कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। और क्यों है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या से मिलके बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3 और 4 इसके बीच हमको 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि जितना ज्ञात करने का है उससे एक आगे बढ़ जाना है। तो 6 से आगे बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, अब उसी को बटा में चेंज कर देना, तो 60 बटा 7। और जो संख्या के बीच में हमको निकालना है उसमें उससे गुना कर देंगे। जैसे कि 3 है तो इसको क्या करेंगे 3 और गुना 7 बटा 7 कर देंगे। इधर कौन सा संख्या है 4 है, तो 4 में गुना कर देंगे 7 बटा 7 से। अब बताइए 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 और नीचे में बटा में 7 हो जाएगा। अब बताइए 7 28 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे बटा में 7 हो जाएगा। यानी 21 बटा 7 और 28 बटा 7 इन दोनों को बीच में हमको निकालना है 6 परिमेय संख्या। अब 6 परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, निकालिए। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या क्या हो जाएगा 22 बटा 7, क्योंकि 21 बटा 7 यहाँ पे है तो 22 बटा 7, फिर 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, इसके बाद फिर अगला 28 बटा 7। देखिए गिनिए 1 2 3 1 2 3 3 3 6, यानी 6 परिमेय संख्या हमको पता चल गया। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या हमको निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे चलिए देख लीजिए। क्या करना है आपको, जितना परिमेय संख्या पूछे उससे एक आगे बढ़ जाना है। तो 5 से एक आगे बढ़े तो क्या होगा 6। अब इसी को बटा में चेंज कर देंगे, क्या होगा 6 बटा 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे किसके किसके पूछ रहा था 3 बटा 5, तो 3 बटा 5 में हम गुना करेंगे 6 बटा 6 से, और 4 बटा 5 में गुना करेंगे हम 6 बटा 6 से। कितना हो जाएगा ये 6 18 और 5 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए और 6 4 24 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। अब इसमें हमको इसके बीच में कितना ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अगला क्या होगा 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, 24 बटा 30। लगता है ज्यादा ज्ञात कर दिए, 1 2 3 4 5 6, हमको 5 ही ज्ञात करना था, इसको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है 5 ज्ञात। अब यहाँ पे देखिए ये निकल गया। ठीक है चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.1 का चौथा नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को मिलने से बना है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन यही अगर उल्टा बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो ये नहीं होता। यहां पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है उसको बताना है, और उसके साथ उसके कारण भी लिखना है। अगर सत्य है तो काहे सत्य है ये लिखना है, और असत्य है तो फिर काहे असत्य है ये भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधे आपको पहला क्वेश्चन में क्या लिख देना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये गलत है।
जो पूर्ण है वो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या मिल के बना है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो फिर धन जो ऋणात्मक संख्या है वो कहां जाएगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो यहां लिखना है ये असत्य है, और इसका लिख देना यहां पे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? जी नहीं, अभी आपको बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। इसमें क्या बताया था कि परिमेय संख्या जो है प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या से मिलकर बना हुआ है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या है, खाली इसी को अगर बता रहा है कि परिमेय जितने सारे पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या है, तो बाकी कहां गया, प्रकृत तो चलिए इसी में आता है तो ये हो जाएगा, लेकिन पूर्णांक संख्या कहां गया, माइनस वाला कहां गया, भिन्न संख्या जो बटा में रहता है वो कहां गया। तो ये क्या होगा, ये भी कथन जो 4 नंबर कथन है ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप बता दीजिए, हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1.2 का जो वीडियो आएगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।